हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दया और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वविद्या एमसीक्यू भागलपुर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे मोहम्मद कासिम और गौरी के बारे में, जो कि भारत पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और मुस्लिम सत्ता को जो है पहले मुस्लिम आक्रमण होते हैं जो कि 712 ईस्वी में करते हैं। अब जो पढ़ेंगे गौरी के गुलाम के बारे में, जो कि दास वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत में स्थापित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था, जिसका जो शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चलता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु उपरांत उसका साम्राज्य उसके दासों में बट गया। भारतीय साम्राज्य उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आया। क्या होता है कि गौरी का जो जितने भी दास थे, उन सभी में से कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत, दास वंश, गुलाम वंश अथवा मामलुक वंश का जो है संस्थापक था। उसने भारत में प्रथम मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। क्या करते हैं, तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम सल्तनत की स्थापना करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक यद्यपि 1208 ईस्वी तक दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, तथापि उसने स्वयं को मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि से विभूषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की दानप्रियता के कारण उसे लाख बख्श यानी कि बादशाह कहा जाता, जो कि लाखों का दान देता था। इसी कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में प्रसिद्ध संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। तो कुतुब जो है बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है या नींव रखी। इसे सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। क्या करता है, तो इसको इल्तुतमिश जो है पूरा करता है। जबकि इसकी 5वीं मंजिल जब ध्वस्त हो जाती है, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अजमेर के चौहान वंश के शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त करवाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये जो है संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो करवाए थे अजमेर के चौहान वंश के शासक ने करवाते हैं, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करता है, उसको ध्वस्त करवाकर अजमेर में क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाता है। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत बनी। मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत कौन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। उसके बाद साथियों आता है कि ये जो 1210 ईस्वी में लाहौर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे, यानी कि पोलो खेल रहे थे, तो घोड़े से दौड़ते हुए घोड़े से गिरकर क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है 1210 में। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है का जो शासन समाप्त होता है। उसके बाद फिर आता है उसका उत्तराधिकारी, जो कि आराम शाह के नाम से जानते हैं। तो आराम शाह साथियों 1210 से 1211 ईस्वी तक जो है वह शासन करता है, यानी कि ये लगभग बात करती है 8 महीने का ही शासन कर पाता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, किंतु दिल्ली के अमीरों के द्वारा क्या करते हैं, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को राजपद के लिए आमंत्रित कर लिया गया। तो ये जो बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश था, तो इसको क्या करते हैं, दिल्ली के जो क्या है अमीरों के द्वारा जो इसको आमंत्रित किया जाता है कि यहाँ पर आप आइए शासन करने। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को युद्ध में परास्त कर मार डाला और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। तो इसको जो है आराम शाह को जो है मार देता है और खुद जो है यहाँ का शासक बन जाता है। अब आइए इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश का जो शासन रहता है 1211 से लेकर 1236 तक। कब तक रहता है, तो 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दास था। ये जो कुतुबुद्दीन का दास कौन था, तो इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन था किसका दास, तो गौरी का दास था। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये गुलामों का भी गुलाम था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क कबीले से संबंध था। इल्तुतमिश जो है इलवरी तुर्क कबीले से इसका क्या संबंध था। इल्तुतमिश से पूर्व के सुल्तानों ने लाहौर को अपना शासन केंद्र बनाया, किंतु पहला लाहौर से स्थान क्या करता है, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश क्या करता है कि अपनी राजधानी को दिल्ली में बनाता है, लेकिन पहले क्या करते थे, पहले सभी जो है लाहौर में बनाते थे। चंगेज खां के आक्रमण से त्रस्त होकर 1221 में ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सैन्य सहायता की याचना की। क्या करते हैं,
चंगेज खान के आक्रमण से परेशान होकर क्या करते हैं, जो है ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांग बरनी ने इल्तुतमिश से सैन्य सहायता की याचना की, किंतु सुल्तान इल्तुतमिश ने विनम्रतापूर्वक सहायता के लिए इनकार कर दिया और अपनी सल्तनत आरंभिक अवस्था में चंगेज खां के क्रोध से रक्षा की। क्या करते हैं साथियों यहाँ पर, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने विनम्रतापूर्वक सहायता के लिए इनकार कर अपनी सल्तनत की आरंभिक अवस्था में चंगेज खां के क्रोध से रक्षा की, मतलब उसका जो है ना मदद नहीं करता है और खुद को बचाता है। यह निर्णय उसका बुद्धिमत्तापूर्वक था, यह जो है बहुत ही बुद्धिमानी से उन्होंने काम लिया। फिर क्या आता है साथियों कि 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने गजनबी के शासक यादौलाज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया। क्या करते हैं, तो ये जब तराइन के तृतीय युद्ध में जो है गजनबी के शासक होते हैं यालदोज होते हैं साथियों, कौन होते हैं, यालदोज को यह क्या करते हैं, पराजित करते हैं। फिर रहते 1229 में इल्तुतमिश ने खलीफा से दिल्ली सल्तनत के लिए मान्यता प्राप्त कर उसे वैधानिक प्रदान की, कि खलीफा जो थे खलीफा पद इसी से क्या किए, तो वह जो है मान्यता प्राप्त करके इसको वैधानिकता प्रदान कर दी। इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर दिल्ली का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने जो है खलीफा से जो है वैधानिकता प्रदान करवाते हैं दिल्ली को। इस मान्यता के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का उत्तराधिकार सुरक्षित हो जाता है। जैसे ही वैधानिकता मिलते हैं तो उसके वो वंश का क्या था, उत्तराधिकार सुरक्षित हो गया। प्रशासन के सहयोग प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे 40 गुलामों का जो क्या करते सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे तुर्क ए चहलगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्क ए चहलगामी अथवा चालीसा दल भी कहते हैं, संज्ञापित किया जाता है। इसका जो विनाश कौन करता है, तो बलबन ने करता है। इसी जगह मैं आपको बता दूं तो बलबन ने जो है इसका विनाश कर देता है, और ये जो निर्माण कौन किया इसका, तो इल्तुतमिश ने किया। फिर इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का गठन किया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का गठन करता है। इक्ता साम्राज्य के विभिन्न भाग जो थे सैन्य सेवा में बदल दिए गए। इक्ता के अधिकारी को इक्तादार कहा जाता था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के जारी किए। उसके चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बोलता टंका किसके सिक्कों को कहा जाता था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुद्ध जो है चांदी के सिक्के क्या साथियों, अरबी ढंग के सिक्के जारी किए जो कि चांदी के थे, इसको टंका कहते हैं। एवं तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को क्या कहते हैं, जीतल कहा जाता था। इसे मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा का प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या, तो मध्यकालीन में जो इस्लामी मुद्रा का जनक कहा जाता है। फिर इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर टकसाल नाम अंकित करने की परंपरा जारी की। टकसाल का नाम क्या, टकसाल नाम का जो है ये जारी करने की परंपरा जारी करता है। उसने सर्वप्रथम सिक्कों पर अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसर का नाम अंकित करवाया है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्वगामी अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री जो थी रजिया सुल्तान को बनाता है। ये जो है मृत्यु से क्या करता है, उत्तराधिकारी जो है मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान अपने बेटी को बना दिया जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत दिल्ली में उसका मकबरा निर्मित करवाता है, जो कि सुल्तानगढ़ी के नाम से विख्यात होता है। इल्तुतमिश का पुत्र जो होता है नसरुद्दीन, उसकी मृत्यु के उपरांत दिल्ली में एक मकबरा बनाता है जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी। फिर यह मुस्लिम काल का प्रथम मकबरा माना जाता है और इसी आधार पर इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। उसके बेटे नसरुद्दीन के लिए जो है सुल्तानगढ़ी जो विख्यात जो होता है नाम से मकबरा, इसी से इसको जो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब, तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर आसीन होती है। रजिया ने अपने पिता की स्मृति में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर जो है उसका मकबरा निर्मित करवाया, जो लाल पत्थर से निर्मित है, जो मकबरे के छत नहीं है। क्या है, छत नहीं है। और ये रजिया सुल्तान ने निर्मित क्या करवाया, तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर मकबरा बनवाया। तो ये जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसके बाहर क्या होता है, एक मकबरा बनवाता है जिसका कि छत ही नहीं है। इल्तुतमिश ने नागौर के
अतरकिन का दरवाज़ा निर्मित करवाया। क्या इल्तुतमिश ने क्या करवाया? नागौर में अतरकिन दरवाज़ा है उसका निर्माण करवाता है। तत्कालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश को दान देने में दूसरा हातिम बताया था। वाह, इल्तुतमिश को क्या कहते, दान देने में दूसरा हातिम बताता था। कौन? तो एक इतिहासकार थे जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। अब आइए इसकी बेटी के बारे में पढ़ते हैं जो कि रजिया सुल्तान है, यानी कि उसकी उत्तराधिकारी, उसका उत्तराधिकारी होता है जो कि 1236 से लेकर 1240 तक चलता है। ये गुलाम वंश का सीरीज चल रहा है साथियों। तो इल्तुतमिश की उपरांत उसकी पुत्र यहाँ पर साथियों रुकनुद्दीन फिरोज अपनी माता शाह तुर्कान के सहयोग से सुल्तान बन बैठा। क्या होता है? तो पहले तो उसका बेटा बैठता है, सुल्तान बैठता है, किंतु रजिया ने शीघ्र ही उसे युद्ध में परास्त कर मार डाला और दिल्ली सिंहासन हथिया लिया। ये क्या करता? अपने भाई फिरोज को ही, रुकनुद्दीन फिरोज को ही मार देता है। फिर रजिया भारत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। जो जब प्रथम महिला शासक के बारे में पूछे जो दिल्ली की गद्दी पर शासन किया थी, यह रजिया सुल्तान थी। फिर रजिया ने अपनी प्रेमी जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान बनाया, जिससे अमीर वर्ग में असंतोष फैल गया। यह क्या करते हैं? अपने प्रेमी जिससे वो शादी करते उसको जमालुद्दीन याकूत को क्या बना? अमीर ए आखुर का अश्वशाला का प्रधान बनाया जाता है, जिससे कि अमीरों में कहते जो है असंतोष फैल जाता है। फिर 1240 ईस्वी में सर्वप्रथम लाहौर के सूबेदार कबीर खान ने रजिया के विरोध कर दिया। रजिया ने विद्रोह का अंत किया, किंतु उसके पीछे कुछ दिनों के उपरांत ही भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। जब रजिया अल्तुनिया के विद्रोह को शांत करने के लिए गई तो मार्ग में उसकी प्रेमी याकूत की हत्या कर दी गई। क्या करते? तो याकूत की हत्या कर देती है और अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। अल्तुनिया ने क्या करते? इसको बंदी बना लेती है रजिया को। फिर रजिया को बंदी बनाते ही 40 दल के प्रमुख अमीरों ने दिल्ली सिंहासन पर बहराम शाह को आरूढ़ कर लिया। इससे प्रेरित होकर रजिया और अल्तुनिया ने विवाह कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण किया। ये जो थे इसके प्रेमी को मार डालता है और उसके बाद फिर जो है इसके 40 दल थे ये क्या करते हैं? बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा देता है। लेकिन फिर रजिया ने और इसके जो है अल्तुनिया ने दोनों क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। आगे साथियों कहानी आता है कि रजिया और अल्तुनिया बहराम शाह की सेना के द्वारा पराजित हुए और 13 अक्टूबर 1240 को पंजाब के निकट कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई। रजिया और अल्तुनिया बहराम शाह की सेना के द्वारा पराजित हो जाते हैं और 13 अक्टूबर को क्या करते हैं? 1240 को पंजाब के निकट कैथल नामक स्थान पर, स्थान का नाम पूछे कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से रजिया का अंत हो जाता है और बहराम शाह फिर से गद्दी पर आएंगे जो कि 1240 से 1240 तक ही रहता है। बहराम शाह जो है 40 दल के हाथों की कठपुतली बना रहा। यह क्या करते? बहराम शाह जब बना था, जब रजिया को वहाँ जो है अल्तुनिया मतलब कैद कर लिया था, तो ये बहराम शाह जो है 40 दलों के हाथों का कठपुतली बना रहा। बहराम शाह के शासनकाल में नायब ए मामलिक नामक नबीद पद का सृजन हुआ, जिसे नियुक्त करने का अधिकार तुर्क अमीरों के हाथों में था। इख्तियारुद्दीन एतगीन प्रथम नायब ए मुमालिक था। कौन था? तो कौन था प्रथम नायब ए मुमालिक? तो इख्तियारुद्दीन। कौन था? इख्तियारुद्दीन। फिर वजीर मुहाजिबुद्दीन ने 40 दलों का सहयोग 1242 ईस्वी में सुल्तान को पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी। फिर आगे अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद फिर आता अलाउद्दीन मसूद शाह जिसकी जो है 1242 से 1246 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो 40 दलों ने क्या करते हैं? 40 दलों ने बहराम शाह की हत्या के उपरांत इल्तुतमिश के पौत्र व रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र अलाउद्दीन मसूद को सिंहासनारूढ़ किया। कालांतर में अमीर ए हासिब बलबन ने षड्यंत्र कर सुल्तान को अपदस्थ कर इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद को सिंहासनारूढ़ किया। फिर क्या करते हैं? फिर आगे पढ़ते हैं साथियों नसीरुद्दीन महमूद। कौन है? नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1266 तक चलता है। तो सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में साम्राज्य की समस्त शक्तियां उसके प्रधानमंत्री बलबन के हाथों में केंद्रित रही। इसका प्रधानमंत्री कौन बन जाता? बलबन बन जाता।
बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। यह अपनी पुत्री का शादी जो नसरुद्दीन से कर देता है। फिर 1253 ईस्वी के अंतराल में साम्राज्य का प्रधानमंत्री इमादुद्दीन राय हिंद बना। फिर यह जो प्रधानमंत्री बनता है इमादुद्दीन राय हिंद बन जाता है। नसरुद्दीन महमूद के समय मिनहाज उस सिराज दिल्ली के काजी के पद पर आरूढ़ था। तो दिल्ली के काजी के पद पर कौन आरूढ़ था? तो ये थे मिनहाज उस सिराज। फिर नसरुद्दीन की मृत्यु उपरांत प्रधानमंत्री बलबन दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। यह क्या बलबन जो है सुल्तान बन जाता है। फिर आइए बलबन के बारे में पढ़ेंगे जो कि जो 40 दलों का जो ये जो अंत करता है। तो 1266 से 1287 तक इसका जो है शासन रहता है। इलवरी तुर्क कबीले से संबंधित बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। इसका नाम मूल नाम की पूछा जाए बहाउद्दीन था। बसरा ख्वाजा जमालुद्दीन ने उसे 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। तो बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन ने उसे 1232 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश के हाथों में बेच दिया और कालांतर में इल्तुतमिश ने उसे 40 दल का प्रमुख स्थान दिया। रजिया के काल में अमीर ए शिकार के पद पर आरूढ़ किया और सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद समय वह साम्राज्य के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 40 दल का प्रमुख बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान घोषित कर देता है। तो क्या करते हैं ये जब नसरुद्दीन की मृत्यु जो था उसके बाद 40 दल के प्रमुख बलबन ने स्वयं को क्या किया? तो दिल्ली का जो सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन ने कठोर राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्वयं को अल्लाह की प्रतिछाया बतलाया। क्या करता है? ये बहुत ही कठोर राजतत्व करते हैं और खुद को अल्लाह का जो प्रतिछाया बताते हैं। बलबन ने एक नीति अपनाई थी जिसे लौ एवं रक्त नीति बोलते हैं। तो बलबन ने लौ और रक्त नीति का पालन कर अपने विरोधियों का अंत किया और कालांतर में 40 दल को विघटित किया। क्या करते हैं? 40 दल को विघटित कर देता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन ने अपने दरबार के मध्य एशिया में सल्जुक और ख्वारिज में सुल्तानों के ढंग का शिष्टाचार प्रचलित किया और दरबार में गंभीर वातावरण को बनाए रखा। उसने दरबार में हंसने मुस्कुराने और मद्यपान निषेध किया और घोषित किया कि सुल्तान और खलीफा के वंशजों को छोड़कर दरबार के सभी खड़े रहेंगे। उसने अपने चारों ओर नंगी तलवार से युक्त पहरेदार नियुक्त की। क्या कि अपने चारों तरफ जो है नंगी तलवार से जो है पहरेदार को रख के युक्त रखा। बलबन ने स्वयं को प्रसिद्ध वीर तुरानी अफरासियाब का वंशज बतलाया। बलबन सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जो निम्न वंश तुर्कों से घृणा करता था और कहा करता था कि जब भी मेरे समक्ष कोई निम्न वंशीय तुर्क उपस्थित होता है तो मेरी धमनियों से रक्त का आवेश इस तरह से तीव्र हो जाता है कि मेरा मन उसकी हत्या करने के लिए होता है। ये देखिए बलबन की कहानी। फिर बलबन ने दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, फिर पैबोस मतलब सम्राट के सामने झुककर पाँव को चूमना, ये जो है सिजदा और पैबोस का जो बलबन ने स्टार्ट किया था नियम प्रचलित किया। उसने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नरोज को मनाने का आरंभ किया। ये नरोज भी जो है बलबन ने स्टार्ट करता है और सिजदा पैबोस भी करता है, लौह रक्त नीति भी अपनाता है। फिर बलबन जो आकस्मिक आक्रमण से बचने के लिए सदैव अपनी सेना को चुस्त बनाए रखता था। उसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सल्तनत की सुरक्षा करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के 2 भाग को विभक्त किया। ये मंगोल का जब आक्रमण होता था इसने अपने ये जो क्या करते हैं 2 भाग में विभक्त कर देता है और सिंध और मुल्तान क्षेत्र अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को सौंपा, जबकि सुमन और सुमाना क्षेत्र को अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंपा। किसको सौंपता है? तो सुमन को और अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंपा। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुर्गिल खां ने बलबन के विरोध कर दिया। विरोध का दमन करने के लिए बलबन ने अवध के शासक अमीन खां को भेजा, किंतु वह अपराजित हुआ। इस पर बलबन ने अमीर खां को फाटक पर लटकवा दिया। इसके उपरांत तिरमित खां के नेतृत्व में सेना भेजी। क्या करते? सेना भी भेज देते हैं, किंतु वह भी पराजित हुआ। इसी प्रकार तीसरी सेना पराजित होकर लौट आई। इस पर बलबन ने स्वयं अपनी सेना सहित बंगाल की राजधानी लखनौती तक जा पहुंचा। इससे भयभीत होकर तुगरिल खां राजधानी छोड़कर पूर्वी बंगाल की ओर भाग खड़ा हुआ। तुगरिल खां
बख्तार द्वारा पकड़ा गया और पूर्वी बंगाल के हाजी नगर में उसका वध कर दिया गया। अब सुल्तान लखनौती लौट आया और तुगलक खां के साथियों को मृत्यु दंड दिया। इतिहासकार जयउद्दीन बर्नी टिप्पणी करता है कि मुख्य बाजार के दोनों ओर 1-2 मील लंबा सड़क एक खुट्टी की पांति गाड़ी गई और उस तुगलक खां के साथियों को शरीर को ठोका गया। देखने वालों ने ऐसा भयंकर दृश्य कभी नहीं देखा और बहुत से लोग तो आतंक तथा घृणा से मूर्छित हो गए। बलबन ने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। यह क्या करते हैं, ये जो इन सबको इस तरह बुरी तरह से मारा और अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। फिर 1286 में मंगोलों का आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का श्रेष्ठ पुत्र जो मोहम्मद खां मारा जाता है। बलबन इसी वज्रघात को सहन न कर सका और 1287 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मंगोलों का आक्रमण 1286 में होता है तो उसका जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद खां ये मारा जाता है और इसी का जो है वज्रघात सहन नहीं कर पाता और इसकी मृत्यु 1287 में हो जाता है। फिर आता है बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद खां के पुत्र कैखुररब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, किंतु बलबन की मृत्यु उपरांत दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के सहयोग के द्वारा बुगरा खां का पुत्र कैकूबाद सुल्तान बना, जिसने 1287 ईस्वी तक से 1290 तक शासन किया। जब कैकूबाद के लकवा मार गया तो तुर्की सरदारों ने उसके अल्पेश के पुत्र शमसुद्दीन कैमूस को सुल्तान बना दिया, किंतु कुछ समय उपरांत जलालुद्दीन खिलजी नामक गैर तुर्क सरदारों ने कैकूबाद व क्यूमर्स का वध कर खिलजी राजवंश का नींव रखी और क्यूमर्स दास वंश का अंतिम शासक था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स था साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पढ़े पूरा डिटेल्स में जो कि था गुलाम वंश और नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।